क्लास 9th केमिस्ट्री में अध्याय पहला है हमारे परिवेश के पदार्थ। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या यहाँ पे 9 दी गई है। पहला, ठोस, द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट करना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको लिखना है तीनों को एक साथ। सबसे पहले ठोस में इनका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ये नहीं बदलता है ठोस पदार्थों का। वहीं द्रव की बात की जाए तो इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है वो निश्चित नहीं होता। एक गिलास पानी ले लें तो एक गिलास पानी को हम किसी भी पात्र में रखें तो उसका वो आकार क्या कर लेता है, धारण कर लेता है, इसलिए आकार निश्चित नहीं होता। अब दूसरे पात्र में हम डालेंगे तो वो 2 गिलास तो नहीं बनेगा, वो तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैस में देखिए क्या है कि आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते, दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या अंतर है। अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होता है किसमें, ठोस पदार्थों में, यानी कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं। देखिए कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं किसमें कम होता है, ठोस में कम होता है। और द्रव में क्या होता है, ठोस की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैस में बिल्कुल ही ज़्यादा। अंतराणु का स्थान ज़्यादा होता है, ठोस से अधिक होता है और बहुत ही अधिक होता है किसमें, गैस में। तीसरा देखिए क्या है, इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसीलिए हम इसको दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, और ठोस की तुलना में द्रव को थोड़ा सा दबाया जा सकता है लेकिन गैस की जो संपीड़ितता के गुण होते हैं बहुत ज़्यादा होता है, इसे संपीड़ित किया जा सकता है। देखिए संपीड़ितता का गुण दर्शाता है गैस। यहाँ पे गैस था और हम इसको दबा के यहाँ पे कर दिए। ठीक है, काफ़ी कम स्थान पे ज़्यादा गैस है। तो एलपी जो सिलेंडर होता है उस छोटे से सिलेंडर में ज़्यादा मात्रा में गैसें भर दी जाती है। क्यों भर दी जाती है, कि वायु में संपीड़ितता का गुण है, उसको हम दबा सकते हैं इसीलिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए क्या है। गैस के विशिष्ट गुणों का हमें उल्लेख करना है कि गैस कौन कौन से गुणों को प्रदर्शित करते हैं, कौन से गुण वो दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है गैसों के सामान्य गुण निम्नलिखित है। पहले में आपको लिखना है आकृति और आयतन। गैसों की न तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना ही निश्चित आयतन होता है, बस ये पहला हो गया। ठीक है, बस यही लाल वाला जो है वही आपको लिखना है पहला। और दूसरा में लिखना है घनत्व। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों के घनत्व क्या होते हैं, काफ़ी निम्न होते हैं। उसमें डेंसिटी यानी उसमें जो भारीपन होता है वो नहीं होता है गैसों में। ठीक है, तीसरा देखिए द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवणांक और क्वथनांक, द्रव अवस्था में पहुंचने का जो ताप होता है और उबलने का ताप होता है कमरे के ताप से काफ़ी कम होता है। कमरे का ताप मतलब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, तो ये दोनों काफ़ी कम होते हैं। और देखिए क्या गुण है, संपीड़ितता। गैसों की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, इसमें संपीड़ित किया जा सकता है। पांचवा गुण लिखना है ऊष्मा और ठंडा का प्रभाव। तो गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित यानी फैला सकते हैं और संकुचित किया जा सकता है। कैसे संकुचित हम कर सकते हैं, ठंडा करके, गर्म करके हम प्रसारित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पांचवा गुण हो गया। तो बस इतना ही लिखना है, 5 गुण आप लिख सकते हैं। तीसरा देखिए क्या है, क्या हवा को संपीड़ित किया जा सकता है, उस पर दाब लगाया जा सकता है। एक कार्यकलाप के द्वारा हमें, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें ये वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका आंसर। देखिए आपको कैसे करना है संपीड़ितता। तो गैसों की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। हाँ, गैसों को दबाया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, ये बात लिखना है आपको। और यहाँ से लिखना है पहले गैसों की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। गैस में अंतरा अणुक स्थान अधिक होने के कारण गैस का दाब बढ़ाकर गैसों के कणों को अत्यधिक निकट और दाब घटाकर एक दूसरे से काफ़ी दूर भेजा जा सकता है। जहाँ पे देखिए दाब बढ़ा दिया गया तो ये कण आपस में काफ़ी नज़दीक आ गए और हटा दिया गया तो ये दूर चले गए। ठीक है, तो संपीड़ित किया जा सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हमें दिखाना है, तो यहाँ से आपको एक्सपेरिमेंट को नोट डाउन करना है। देखिए कार्यकलाप ये सारे यहाँ से यहाँ तक, और इससे ये प्रमाणित होता है कि गैस संपीड़ित होती है। ठीक है, तो ये आपको यही एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे दिखाया गया है। रबड़ कार्क का, यहाँ पे रबड़ कार्क फ्लिप कर दिया जाएगा और उस पर प्रेशर डाला जाएगा तो गैस के कण आपस में नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है, इस पंप के द्वारा। और ये पिक्चर भी आपको बनाना है और ये कार्यकलाप भी। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, वाष्पन और क्वथनन की व्याख्या करें, इसमें मुख्य अंतर क्या है। सबसे पहले इसके बारे में बताना है और इसमें अंतर स्पष्ट भी करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम वाष्पन और क्वथनन की परिभाषा करेंगे। वाष्पन क्या है
किसी द्रव के सतह के कणों का गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है वाष्पन कहलाती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी पात्र में जल को रख लें और छत पर रख दें तो कुछ समय बाद वो सारा जल क्या होता है, गायब हो जाता है। तो क्या होता है, उसका वाष्पन हो गया। द्रव का वाष्प रूप में बदलना ही वाष्पन कहलाता है। ठीक है, और ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया। क्वथनन क्या है, जिस ताप पर द्रव उबलने प्रारंभ करता है, उबलना शुरू करता है, तो उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं तथा इस पूरी प्रक्रिया को क्वथनन या उबलना कहलाता है। ठीक है, जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये दोनों की परिभाषा हो गई। अब हमें अंतर स्पष्ट करना है वाष्पन और क्वथनन में। तो वो लिखते हुए हम यहाँ से अब लिखेंगे अंतर वाष्पन और क्वथनन। देखिए, यह स्वतः होने वाली, अपने आप होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है। कमरे के ताप पर भी होती है, उच्च ताप पर भी होती है, यह हमेशा होती रहती है। ठीक है, वाष्पन। और क्वथनन देखिए, ये निश्चित ताप पर होता है। किसी द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे एक जल का उबालना देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर निश्चित ताप पर होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, ये द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर कार्य करती है। अगर जल रखा है पात्र पे तो सबसे ऊपरी सतह पर धीरे धीरे वो उड़ना प्रारंभ करती है, नीचे नहीं होता। लेकिन क्वथन यानी उबलना देखिए, जब पानी उबलता है तो द्रव के सभी भागों में उसका ये प्रक्रिया काम करता है। ठीक है, ये संपूर्ण द्रव में होता है क्वथनन, जिसमें द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलने लगते हैं, लेकिन ये ऊपरी भाग में होता है सिर्फ। इसमें ठंडक की अनुभूति होती है, इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होती, इसमें गर्मी होती है, उसमें ठंडक होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखेंगे। कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से वाष्पन कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, उस पर वो प्रभाव डाल सकता है, वो कारण बताना है। देखिए यहाँ पे वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण, कितने कारण हैं देखिए, ये कारण टोटल दिया गया है, 5 कारण हैं। तो पांचों के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है द्रव का वाष्पन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, यानी वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण निम्नलिखित है। ये पहले लिखते हुए आपको पहला लिखना है द्रव की प्रकृति। द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतना ही तेज़ी से होता है। ठीक है, जैसे देखिए ईथर का क्वथनांक कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस। तो ईथर पहले वाष्पित होगा, ये पहले वाष्प में उड़ जाएगा। लेकिन जल देखिए, जल का 100 डिग्री सेल्सियस, ये बाद में होगा। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि ईथर और जल में किसका वाष्पन जल्दी होता है, तो ईथर का होता है। क्यों होता है, इसका क्वथनांक काफ़ी कम होता है। ये पहला हो गया। अब ये सारे नहीं लिखने हैं कार्यकलाप, बस इतना तक हो गया। अब दूसरा लिखना है द्रव का ताप। द्रव का ताप जितना अधिक होगा टेम्परेचर, उतना ही तीव्रता से द्रव का वाष्पन होगा। ठीक है, इसी कारण एक उच्च ताप पर द्रव के कणों का औसत वेग बढ़ जाता है, इसका कारण यही है। और द्रव के सतह वाले कण द्रव से निकलकर आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है देखिए, द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा द्रव का वाष्पन उतना ही अधिक होगा। जैसे कि अगर लिपटा हुआ वस्त्र है, भींगा लिपटा हुआ वस्त्र, अगर उसको छोड़ दें तो उसको सूखने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर हम अच्छे से उसको क्या कर दें, उसका क्षेत्रफल बढ़ा दें, ठीक है, चारों तरफ फैला दें, तो वो जल्दी सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका बढ़ गया। तो यही लिखना है आपको। और चौथा है वायु का वेग। तो जहाँ वायु का वेग अधिक होगा तो वाष्पन तेज़ी से होगा। और देखिए पांचवा है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता पर प्रभावित करता है। सबसे पहले ये जो आर्द्रता क्या है देखिए, आर्द्रता मतलब होता है वायु में जल वाष्प की मात्रा। बरसात के मौसम में देखे होंगे कपड़ा जल्दी नहीं सूखता, और वहीं गर्मी के मौसम में कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो इसका कारण ये है कि बरसात में वायु की आर्द्रता ज़्यादा होती है और गर्मी में वायु की आर्द्रता कम होती है, जल वाष्प की। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 नंबर क्या है, एक कार्यकलाप द्वारा बताना है, एक एक्सपेरिमेंट करके हमें बताना है कि द्रव का वाष्पन जो है ठंडक उत्पन्न होता है। वाष्पन एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, तो इसे ठंडक कैसे उत्पन्न होती है एक एक्सपेरिमेंट करके हमें बताना है। काफ़ी आसान सवाल है। वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, तो हम यहाँ से लिख देंगे ये वाला, मिट्टी की सुराही में जब जल रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका व्याख्या होगा यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा हो गया। अगर ये आपको लंबा लगता है तो ये भी आसानी से लिख सकते हैं। हाथों पे जब स्पिरिट डालते हैं तो वो ठंडा अनुभव होता है। ठीक है, ये वाष्पन की परिघटना के कारण है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, काफ़ी संक्षेप में हो जाता है।
7वां देखिए क्या है, किसी कार्यकलाप का वर्णन करते हुए बताएं कि काली वस्तु सफ़ेद वस्तु की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण अधिक करती है। कौन काली वस्तु करती है सफ़ेद की तुलना में, हमें एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा लंबा एक्सपेरिमेंट है, आपको यहाँ से करना है। ऐसा पाया जाता है कि काली या गाढ़ी रंग की वस्तुएं सफ़ेद या हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करती है। तो इसे एक कार्यकलाप के द्वारा हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। ये थर्मामीटर का प्रयोग है। देखिए तो ये सारे आपको लिखने हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखिए समझिए आप, ये थर्मामीटर है, इस पर सफ़ेद वस्त्र रखा गया, इसे ढक दिया गया, और ये काला वस्त्र। तो इसका तापमान देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सेल्सियस में इसका तापमान यहाँ तक है, ठीक है, और इसका तापमान देखिए यहाँ है। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि ऊष्मा का ज़्यादा अवशोषण कर लिया, इसलिए इसका तापमान टेम्परेचर बढ़ गया है काला वस्तु ढकने के कारण। तो यहीं तक आपको लिखना है। ये पिक्चर भी आप चाहे तो बना सकते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था, एक संक्षेप टिप्पणी लिखना है, यानी इसके बारे में हमें बताना है अच्छे से। इस तरीके से हमें लिखना है, काफ़ी आसान है ये, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। तो ये सारे आपको लिखने हैं, यहाँ तक आप पहले लिखिए और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसके बारे में हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होती है और इसका कहाँ उपयोग होता है, पदार्थ की चौथी अवस्थाएं। तो ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम देखेंगे इस सेशन का आखिरी सवाल जो है 9 नंबर, इसमें 2 है। पहला है बर्फ़ के टुकड़े को जब हम छूते हैं तो हमें ठंडक की अनुभूति होती है, इसका कारण। और दूसरा है मिट्टी का घड़ा या सुराही में जब जल रख दिया जाता है वो ठंडा होता है, उसका कारण क्या है। तो पहले देखिए बर्फ़ को छूते हैं तो वो ठंडा हमें क्यों लगता है, उसका कारण बताना होती है। ऐसा इसलिए होता है कि बर्फ़ और शरीर के बीच तापीय संतुलन प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर से अधिक मात्रा में ऊर्जा त्वचा के माध्यम से बर्फ़ में चली जाती है। और इस नुकसान और गर्मी की अनुपस्थिति में जब ऊर्जा चली जाती है बर्फ़ में, तो हम जब बर्फ़ को छूते हैं तो क्या होता है, तो इससे होता है कि हमें त्वचा को ठंडक का एहसास होता है। समझ गए आप कि हमारी ऊर्जा बर्फ़ में चली जाती है। अगर हम बर्फ़ को हथेली में रखें तो उसका वाष्पीकरण हो गया, वो अलग हो गया, लेकिन हम यहाँ पे छूने की बात की गई है, ठीक है, यहाँ पे वाष्पीकरण नहीं होगा। अब दूसरा देखिए क्या है, मिट्टी के घड़ा या सुराही में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है, इसका कारण बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे क्या हो, जल का वाष्पीकरण होता है, तो इसलिए वो ठंडा अनुभव होता है। तो ये सारे आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।